तो फ्रेंड्स, यूनिट 3 का वन शॉट वीडियो है। इसमें हम लोग सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी यूनिट 3 में आते हैं सबको कवर किया जाएगा। यूनिट 3 में बेसिकली हम लोग ओपेम्प्स के बारे में पढ़ते हैं। ओपेम्प क्या होता है, ओपेम्प पे बेस्ड जितने भी सर्किट हैं सारे इंपॉर्टेंट सर्किट को इसमें कवर किया जाएगा। उसके बाद आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपेम्प, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, कॉम्परेटर, डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर, इन सबको हम लोग कवर करेंगे इसमें। ठीक है, चलते हैं आगे। सबसे पहले तो ओपैम्प की आईसी। जैसा कि सबको पता होगा कि ओपैम्प जो होता है हमारे पास उसकी एक आईसी आती है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आईसी जो मार्केट में अवेलेबल है लार्ज अमाउंट में, कौन सी आईसी है? 741 ओपैम्प। 741 ईजिली अवेलेबल है मार्केट में, तो हम लोग 741 यूज़ करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि ओपैम्प की आईसी सिर्फ और सिर्फ 741 आईसी ही है। इसके अलावा भी बहुत सारे आईसी आते हैं, लेकिन जो मोस्टली कॉलेज के लैब्स वगैरह में होते हैं वो कौन सी आईसी होती है? 741 आईसी होती है। 741 आईसी को हम लोग एज ए ओपैम्प में जितने भी सर्किट होते हैं, समर, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, कॉम्परेटर, सब इसी आईसी से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 8 पिन आईसी होता है। टोटल नंबर ऑफ पिन्स इसमें 8 होते हैं। ठीक है, 741 ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि 8 पे तो हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं है। टोटल काम की पिन कितनी है? 1 to 7। तो 7 4 इसलिए क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स इसमें कितने होते हैं? 4। जैसे 2 पे इनपुट दे रहे हैं, 3 पे इनपुट दे रहे हैं, देन 7 और 4 पे हम लोग इनपुट दे रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इनपुट पिन कितने हो गए? 4। और आउटपुट हम लोग ले रहे हैं 6 से, सिर्फ और सिर्फ 6 से। तो दैट्स वाई 741 ओपन। आउटपुट का सिर्फ एक टर्मिनल है, कौन सा? 6। और इनपुट का 4 टर्मिनल है, तो 741 आईसी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारे काम का पिंस कितने हैं? जब भी हम ओपैम्प लेंगे तो ओपैम्प में जो कट पार्ट है, ऊपर एक सेमी सर्कल का कट पार्ट दिख रहा होगा, ये वाला, इसके हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से काउंटिंग शुरू करते हैं। ठीक है, ये आईसी का ऊपर वाला पार्ट यानी आईसी के ब्लैक सरफेस को अपने सामने रखेंगे और साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से काउंटिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4, देन नीचे से 5 6 7 एंड 8। तो जो हमारे काम की पिन है कौन सी? 2 3 6 7 एंड 4। अब ये 7 और 4 है तो इनपुट पिन, लेकिन ये 7 और 4 पे हम लोग जो वोल्टेज देते हैं वो आईसी को ऑन करने के काम आती है। उससे हमारा आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। कोई भी डिवाइस होती है तो उसको पावर चाहिए ऑन होने के लिए, तो वो पावर हम लोग कहाँ पे देते हैं? 7 और 4 पे। अब जो हम लोग इनपुट, जो रियल इनपुट देते हैं, वो या तो हम 2 पे देंगे या तो 3 पे देंगे, और इसके अकॉर्डिंग हम आउटपुट कहाँ से मेजर करेंगे? 6 पे। 7 और 4 पे हम लोग इनपुट दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो इनपुट हमारे आईसी के ऑन करने के काम आती है, बाकी उसका कोई भी काम नहीं है। जब भी मैं आगे किसी भी सर्किट में ओपन बनाऊंगा तो मैं पूरी आईसी 1 टू लेकर 8 तक तो नहीं बनाने वाला, इसमें से कुछ पार्ट ही बनाऊंगा। कौन सा पार्ट बनाऊंगा? तो सिर्फ इतने की बात करूंगा मैं, माइनस प्लस। ये हो गई हमारी इन्वर्टिंग इनपुट 2, ये हो गई हमारी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट 3, और ये हो गई 6 जहाँ से हम लोग आउटपुट लेंगे, और दिस वन इज 7 एंड 4 जहाँ पे हम लोग आईसी को ऑन करने के लिए प्लस वीसीसी और माइनस वीसीसी इनपुट देते हैं। ठीक है, अब आगे जब भी ओपन बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ इसकी बात होगी 2 3 6 7 एंड 4। आगे चल के 7 और 4 को भी मैं यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आईसी को ऑन करने के लिए पावर दो गई, तो 7 और 4 भी हम लोग हटा देंगे, सिर्फ 2 3 और 6 की बात। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लैब में वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी 741 आईसी की पिन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपैम्प। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक मतलब आइडियल, पहली बात तो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में रियल लाइफ में कुछ भी आइडियल नहीं है। आइडियल हमने मान रखा है किताब में पढ़ने के लिए, यानी कि चीज़ों को आसान करने के लिए हमने एक आइडियल केस मान लिया कि आइडियली ऐसा होता होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल केस में इनमें से कोई सी भी कैरेक्टरिस्टिक एग्जिस्ट नहीं करती है हमारी रियल लाइफ। ठीक है, ये सिर्फ किताब पे बात है, थ्योरेटिकल बात है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि
रियल लाइफ में आइडियल केस तो कहीं भी एग्जिस्ट ही नहीं होता है किसी भी चीज़ में। इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ के अगर किसी भी सब्जेक्ट की बात करें तो कहीं भी आइडियल केस एग्जिस्ट नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ किताब की बातें हैं, हम लोग चीज़ों को आसान करने के लिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आइडियल केस की अगर बात करें तो ओपैम्प हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं? ओपैम्प हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर ही क्यों बोलते हैं इसको? ओपैम्प का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितने भी मैथ्स के ऑपरेशन है वो सारा ये परफॉर्म करता है, दैट्स वाई ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में कॉम्परेटर तक है, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, समर, डिफरेंस एंड कॉम्परेटर। इवन ओपैम्प लॉग और एंटी लॉग ऑपरेशन भी कर सकता है, यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन जितने भी हैं सारा ओपैम्प परफॉर्म कर सकता है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ऑपरेशनल एम्पलीफायर। लेकिन ऑपरेशनल एम्पलीफायर तो ठीक है, अच्छी बात है, ऑपरेशन करता है, लेकिन लास्ट में एक वर्ड लगा हुआ है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का क्या काम है? एम्पलीफायर का काम है इनपुट को इन्हांस करना। ठीक है, इनपुट को इन्हांस करना, तो जो भी आउटपुट आएगी इनपुट से ज़्यादा आनी चाहिए, तभी तो एम्पलीफायर है। तो एक अच्छा एम्पलीफायर का अगर गेन की बात करें, गेन की अगर बात करते हैं तो आउटपुट अपॉन इनपुट ही हमारा गेन कहलाता है। तो आउटपुट अपॉन इनपुट क्या कहलाएगा? गेन। तो इसका गेन हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि एक अच्छा एम्पलीफायर वही होगा ना जो कम इनपुट को ज़्यादा इन्हांस कर दे, दैट इज कॉल्ड गुड एम्पलीफायर। तो आइडियल केस में इनफाइनाइट ओपन लूप गेन होना चाहिए हमारा। क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट ओपन लूप गेन। इनपुट इम्पिडेंस की अगर बात करें तो जैसे कि हमने जेफेट पढ़ा था, बीजेटी पढ़ा था, कौन मॉसफेट पढ़ा था, उसमें सबसे अच्छा क्या होता है? मॉसफेट, क्योंकि उसकी इनपुट इम्पिडेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो एक अच्छे एम्पलीफायर की खास बात है कि उसकी इनपुट इम्पिडेंस बहुत ज़्यादा हाई है, और बहुत ज़्यादा हाई कितनी हाई हो सकती है? इनफाइनाइट। ठीक है, सिमिलरली एक अच्छे एम्पलीफायर की क्वालिटी क्या है? आउटपुट इम्पिडेंस कम होनी चाहिए, तो जीरो आउटपुट इम्पिडेंस। ठीक है, बैंडविड्थ, बैंडविड्थ की अगर बात करें तो इनफाइनाइट बैंडविड्थ होना चाहिए। ठीक है, CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, CMRR बहुत इंपॉर्टेंट है। CMRR होती क्या है? CMRR इज इक्वल टू डिफरेंशियल गेन अपॉन कॉमन मोड गेन। डिफरेंशियल गेन क्या है? जो हमारा एम्पलीफायर है, अगर हम दोनों 2 और 3 दोनों पे इनपुट देंगे तो उस टाइम पे जो भी गेन आएगा दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल गेन। और कॉमन मोड गेन है अगर 2 और 3 को हम लोग एक ही इनपुट से अटैच करें, यानी कि दोनों पे सेम इनपुट दे, V1 इज इक्वल टू V2, उस टाइम पे आइडियली तो कोई गेन नहीं आना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल केस में गेन आ जाता है, की बात करते हैं हम लोग कॉमन मोड गेन में। तो आइडियली कुछ नहीं आना चाहिए, तो आइडियली AC की कितनी होनी चाहिए? जीरो। AC जीरो, तो CMRR कितनी जाएगी? इनफाइनाइट। आइडियल केस में CMRR की वैल्यू भी इनफाइनाइट होनी चाहिए। सिमिलरली स्लीव रेट की अगर बात करें, स्लीव रेट क्या होती है? dV out अपॉन dt, है ना। स्लीव रेट की अगर बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए। आइडियल कितनी होनी चाहिए? इनफाइनाइट। यानी कि इनपुट साइड पे अगर हम कुछ भी चेंज करें तो हमारा आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बहुत जल्दी चेंज होना चाहिए, उसकी बात करेंगे हम लोग। दैट्स वाई ये हमारा स्लीव रेट कितनी होनी चाहिए? इनफाइनाइट। जीरो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। ऑफसेट वोल्टेज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है? जैसे कि आइडियल केस में जीरो इनपुट पे आउटपुट क्या होनी चाहिए? जीरो। जब हमने इनपुट ही नहीं दिया तो आउटपुट आना भी नहीं चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। इवन जीरो इनपुट पे हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रहा होता है एम्पलीफायर के केस में, तो उसको जीरो करने के लिए एक एक्स्ट्रा वोल्टेज सोर्स लगाते हैं हम लोग इनपुट साइड पे, दैट वोल्टेज इज नोन एज ए इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। ठीक है, सिमिलरली इनपुट ऑफसेट करंट, आइडियल केस में एम्पलीफायर के अंदर कोई भी करंट नहीं जाती है, लेकिन वही प्रैक्टिकल बात, प्रैक्टिकल में कुछ ना कुछ तो करंट जाएगी, कुछ ना कुछ करंट जाएगी, तो उनका जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड इनपुट ऑफसेट। ठीक है, सिमिलरली जीरो डिफरेंस क्या होने चाहिए? इक्वल टू जीरो। ठीक है, ऑफसेट वोल्टेज भी आइडियल केस में हमें नहीं लगाना चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा वोल्टेज सोर्स यूज ना करें, आइडियल केस में जीरो। इनपुट बायस करंट वही बात, प्रैक्टिकल केस में कोई भी करंट, सॉरी आइडियल केस में कोई भी करंट जाएगी नहीं, तो प्रैक्टिकल में जो भी करंट जा रही है उनका अलजेब्रिक सम, यानी कि अलजेब्रिक मीन I1 प्लस I2 बाई 2, दैट इज कॉल्ड इनपुट बायस।
ठीक है, तो ये सारे आइडियल कैरेक्टरिस्टिक हैं, यानी कि आइडियल ओपैम्प की बात हो रही है। ठीक है, आगे चले। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है? किसी भी ओपैम्प की आउटपुट क्या होती है हमारी? गेन इनटू वोल्टेज डिफरेंस। ठीक है, वोल्टेज डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस कितनी होगी भाई? V2 माइनस V1, है ना, V2 माइनस V1। अब यहाँ से गेन की अगर बात करें तो गेन इक्वल टू क्या होगा? V आउट अपॉन V2 माइनस V1, ये लिखेंगे। आइडियल केस में गेन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इनफाइनाइट। अब ये पूरा V आउट अपॉन V2 माइनस V1 इनफाइनाइट कब होगा? जब V1 V2 माइनस V1 इक्वल टू 0 हो जाए। अगर ये नीचे वाला टर्म डिनोमिनेटर 0 होगा तभी तो हमारा गेन इनफाइनाइट होगा। आइडियल केस में गेन क्या होनी चाहिए? इनफाइनाइट। गेन को इनफाइनाइट होने के लिए डिनोमिनेटर को होना पड़ेगा 0। V2 माइनस V1 को 0 करेंगे तो फाइनली यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? V1 इज इक्वल टू V2। और यही है हमारा वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट कि किसी भी ऑप एम्प में जो V2 पे वोल्टेज होगा, यानी कि 3 टर्मिनल पे जो भी वोल्टेज होगा वो बाय डिफॉल्ट 2 टर्मिनल पे ट्रांसफर होगा ड्यू टू दी वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं है कि वाइस वर्सा भी सही है, 2 पे जो पोटेंशियल होगा वो 3 पे ट्रांसफर होगा, यानी कि 2 और 3 पे सेम वोल्टेज रहेंगे। तो ध्यान से सुनना, सिर्फ टर्मिनल्स की बात हो रही है। अगर बीच में रेजिस्टेंस कहीं आ रहा है तो हम टर्मिनल्स की बात कर रहे हैं, ना कि रेजिस्टेंस के बाद वैल्यू सेम रहेगी। समझ में आ रही है बात? चले आगे। नेक्स्ट, समिंग एम्पलीफायर, बहुत इंपॉर्टेंट है। समिंग एम्पलीफायर, समिंग एम्पलीफायर मतलब हमें डिफरेंट इनपुट गिवन है, V1 V2 V3। अब हम चाहते हैं ये सम हो जाए। सम का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द साइन, V1 V2 V3 के साइन के अकॉर्डिंग आपस में जो भी उनका सम होना होगा, अलजेब्रिक ऑपरेशन होना होगा, वो हो जाएगा, या तो प्लस हो या माइनस हो। हम ये नहीं कह रहे कि सम मतलब एडर होता है, बिल्कुल ही गलत आंसर है। समिंग मतलब अकॉर्डिंग टू द साइन ऑपरेशन होगा, प्लस प्लस है तो ऐड हो जाएगा, प्लस माइनस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड सम। समझ में आ रही है बात? अब इसमें हमने क्या देखा? ये हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल सीधा ग्राउंडेड है। ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंडेड है, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल कितना है? 0 वोल्ट। और ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट ये 0 वोल्ट कहाँ ट्रांसफर होगा? इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना होगा? 0 वोल्ट। ये पॉइंट हमारा कौन सा था? 2 टर्मिनल, ये 3 टर्मिनल, 2 का वोल्टेज 3 पे ट्रांसफर होगा ड्यू टू दी वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, और आइडियल कैरेक्टरिस्टिक जो भी हम लोग एम्पलीफायर सॉल्व करने वाले हैं बाय डिफॉल्ट आइडियल केस मान के चलते हैं। ठीक है, तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट भी आइडियल एम्पलीफायर के लिए वैलिड है, बाकी किसी एम्पलीफायर के लिए वैलिड नहीं है। ध्यान से सुनना, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ आइडियल एम्पलीफायर यानी आइडियल ओपैम्प के लिए वैलिड है, बाकी किसी ओपैम्प के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ का वोल्टेज यहाँ ट्रांसफर हो गया। अब तुम्हें पता है अंदर कोई भी करंट नहीं जाने वाली है, सारी करंट कहाँ जाएगी? बाहर। अब यहाँ से जो भी करंट आ रही है सारी की सारी करंट कहाँ जाएगी? ऊपर, क्योंकि इनसाइड एम्पलीफायर यहाँ से भी कोई भी करंट नहीं जाएगी। तो सारी करंट जो भी I1 I2 और I3 आ रही है सारी कहाँ जाएगी? ऊपर। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैं KCL लगाऊंगा। इस पॉइंट पे इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट कौन सी है? I1 I2 I3। आउटगोइंग करंट कौन सी है? IF। ठीक है, KCL लगाएंगे, क्या लिखेंगे? ए पॉइंट पे मैं KCL लगा रहा हूं। ठीक है, क्या लिखेंगे? I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू IF। ठीक है, ये वाली करंट IF है, यहाँ पर I2 है, I3 है एंड I1। अब अगर I1 की करंट की बात करते हैं, I1 करंट मतलब इस रेजिस्टेंस में करंट, और इस रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V1, यहाँ पर V1 है,
इस पॉइंट पे क्या है, जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V1 माइनस जीरो अपॉन रेजिस्टेंस हमें क्या देता है, करंट, यानी V1 माइनस जीरो अपॉन R1 लिख सकते हैं। तो I1 के लिए क्या लिखेंगे, V1 माइनस जीरो अपॉन R1। सिमिलरली I2 के लिए क्या लिखेंगे, V2 माइनस जीरो अपॉन R2। सिमिलरली थर्ड, V3 माइनस जीरो अपॉन R3। ये किसके इक्वल होगा, इस करंट के। इस करंट में क्या है, यहाँ पर आउटपुट कितना है, V आउट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, जीरो माइनस V आउट। इसकी वैल्यू नहीं पता हमें, तो जीरो माइनस V आउट, तो जीरो माइनस V आउट अपॉन RF। अब यहाँ से अगर हम लोग आउटपुट निकालना है तो ऑब्वियस हम लोग आउटपुट के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो आउटपुट क्या आएगा, V आउट इज इक्वल टू माइनस ऑफ RF ब्रैकेट में V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3। एक्चुअल में तो ये होगा। तो जब भी समर एम्पलीफायर का क्वेश्चन न्यूमेरिकल आए तो कभी भी फॉर्मूला पे मत जाना, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज, फॉर्मूला चेंज। एक्चुअल में फॉर्मूला ये होना चाहिए, लेकिन पढ़ाया क्या जाता है, पढ़ाया हमें ये जाता है कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3, है ना। तो हम बाय डिफॉल्ट इस रेजिस्टेंस को किसके इक्वल मान लेते हैं, R के। R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R। तो हम क्या लिखेंगे इसको, अब माइनस का फीडबैक रेजिस्टेंस अपॉन R ब्रैकेट में V1 प्लस V2 प्लस V3। यही पढ़ाया जाता है एज ए समर एम्पलीफायर हमें। लेकिन फॉर्मूला अगर याद करना भी है तो कौन सा याद करो, दिस वन। अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पर अलग अलग रेजिस्टेंस होगा, आंसर चेंज हो जाएगा। अभी तो तुमने एक रेजिस्टेंस मान लिया है तो फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है। तो कभी भी ओपैम्प के क्वेश्चन में कोई भी फॉर्मूला याद करना मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि बिना, पहली बात तो कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, बिना फॉर्मूला का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है, KCL। इस पॉइंट पे KCL लगाना है, सारी इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट कर लो, जो निकालना हो इक्वेशन में से वो निकाल लो, ठीक है। अगर आउटपुट गिवन है, ये पूछ रहा है, वो निकाल लो, ठीक है। जो भी वैल्यू मिसिंग है वो निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है। फॉर्मूला से जाओगे तो फॉर्मूला तो एक पार्टिकुलर केस के लिए वैलिड है, यानी कि जब तक ये है तब तक ये वैलिड है। अगर ये नहीं है तो फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला कौन सा हुआ, दिस वन, ठीक है। तो जब भी समर एम्पलीफायर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो क्या करना है, हर पॉइंट पे KCL लगा दो बस और सॉल्व कर दो, दैट्स इट। अब इसमें भी V1 की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव हो सकती है ना। तो जो भी वैल्यू होगी, यहाँ पर अगर निगेटिव वैल्यू होती तो मैं क्या लिखता, माइनस V2 माइनस जीरो, सिंपल। V3 निगेटिव होता तो क्या लिखता, माइनस V3 माइनस जीरो। उसके अकॉर्डिंग आगे जाके सॉल्व करते तो जो भी आता यहाँ पर माइनस V2 माइनस V3 आ जाता। समझ में आ रही बात। तो इस पर न्यूमेरिकल है आगे, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस एम्पलीफायर, ठीक है। डिफरेंस एम्पलीफायर जैसे अभी हमने सम करा था, तो सम अकॉर्डिंग टू द साइन ऑपरेशन जो भी होगा कर लेंगे। डिफरेंस एम्पलीफायर में हमें ये दिखाना होगा कि बड़े में से हम छोटे को माइनस कर रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं, मतलब ग्रेटर माइनस स्मॉल, ठीक है। आउटपुट कैसा होना चाहिए, ग्रेटर माइनस स्मॉल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं क्या कर रहा हूं, R1 इज इक्वल टू RF इज इक्वल टू R मान रहा हूं, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, R, दिस वन इज बी R, दिस वन विल बी ऑल्सो R, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, क्या लिखूंगा, सबसे पहले तो बी पॉइंट का पोटेंशियल पता है क्या हमें, नहीं पता। बी पॉइंट का पोटेंशियल ये भी हमारा R हो जाएगा, है ना।
क्योंकि मैंने R1 इज इक्वल टू RF इज इक्वल टू R कर दिया ओनली बिकॉज कैलकुलेशन ईजी हो जाए। हमें तो डिफरेंस दिखाना है ना, आगे रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू आ रही है उससे हमें मतलब नहीं, हमें V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1 दिखाना है। दैट्स वाई मैंने सारा रेजिस्टेंस इक्वल कर दिया है। ठीक है, तुम्हें नहीं करना है, विदाउट उसके भी कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन हो सकता है आगे जाए। तुम्हें डिफरेंस एम्पलीफायर की बात हो रही है तो हमें डिफरेंस दिखा के बात खत्म करना है, क्यों फालतू का कैलकुलेशन करना। ठीक है, तो इस पॉइंट पे वोल्टेज कितनी होगी, यहाँ पर हमने अप्लाई करा है V2। इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें पता करना होगा, हमें नहीं पता इस पॉइंट का पोटेंशियल। तो या तो तुम इस पॉइंट को x मान के KCL लगा के सॉल्व कर लो, मैं लगाऊंगा वोल्टेज डिवीजन रूल, और दिस रेजिस्टेंस और दिस रेजिस्टेंस इक्वल है, तो ऑब्वियस है वोल्टेज आपस में डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो V2/2 और V2/2 लिख सकते हैं। तो A पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, VA V2/2। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस इक्वल है पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। B के पास कितना आएगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएगा, V2/2। अब ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट जो पोटेंशियल यहाँ पे है वही पोटेंशियल A पॉइंट पे ट्रांसफर होगा, कितना, V2/2। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, हमेशा KCL हम लोग कहाँ लगा रहे होते हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। नॉन इन्वर्टिंग सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दो रेजिस्टेंस गिवन है, ताकि तुम्हें B पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता। जिस टाइम पे तुम B पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लिए, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का काम खत्म। अब वोल्टेज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया, हमें आउटपुट ही तो निकालना है। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, अंदर तो कोई करंट जाएगी नहीं, यहाँ से भी कोई करंट अंदर जाएगी नहीं, तो जो करंट आएगी यहाँ से वो सारी करंट फीडबैक रेजिस्टेंस में जाएगी। ठीक है, अब इस पॉइंट पे ये I3 है और ये हमारा I4 है, मैं लिख सकता हूँ I3 इज इक्वल टू I4। जो करंट जा रही है वो कहाँ जाएगी, फीडबैक रेजिस्टेंस में, क्योंकि इनसाइड द ऑप एम्प आइडियल केस में कोई करंट जाती नहीं है। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा फिर, I3 इज इक्वल टू I4 लिख दूँ। I3 की वैल्यू अगर लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, V1 माइनस V2/2। इस रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V1 माइनस यहाँ पर कितने पोटेंशियल है, V2/2 होल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने R कर ली है, R1 को पहले ही, बाद में करो कैलकुलेशन में या पहले कर लो, सेम बात है। बाद में करोगे कैलकुलेशन लंबा जाएगा, देन जाके एक शॉर्ट फॉर्म में लाओगे, मैंने पहले ही मान लिया। ठीक है, I4 V2/2 माइनस V आउट, V2/2 माइनस V आउट अपॉन R। R से R कैंसिल कर दें, क्योंकि फीडबैक रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस मैंने इक्वल माना। ठीक है, अब यहाँ अगर V आउट की बात करें, V आउट इज इक्वल टू क्या आएगा, V2 माइनस V1। और हमें आउटपुट को ऐसे ही तो शो करना है, डिफरेंस एम्पलीफायर है तो V2 माइनस V1 है ना, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट होता हुआ दिख रहा है। V2 और V1 की पोलैरिटी कैसी भी हो, लेकिन बीच में निगेटिव साइन आ रहा है, दिस वन इज इम्पॉर्टेंट, डिफरेंस होता हुआ दिख रहा है, तो हम लोग बड़े में से छोटे को डिफरेंस ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस एम्पलीफायर। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट है यूनिट फॉलोअर। इसमें कुछ भी नहीं है, यूनिट फॉलोअर मतलब जो इनपुट देंगे वही आउटपुट आए, है ना। कैसे, यहाँ पे हमने इनपुट दिया V इन, इस पॉइंट पे पोटेंशियल V इन, ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट इस पॉइंट पे पोटेंशियल V इन, और ये V इन बीच में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो सारा का सारा रेजिस्टेंस कहाँ, वोल्टेज कहाँ ट्रांसफर होगा, आउटपुट पे, यानी आउटपुट पे वोल्टेज किसके इक्वल हो गया, V आउट इज इक्वल टू V इन। इसी को हम लोग यूनिट फॉलोअर बोलते हैं। ठीक है, V आउट इज इक्वल टू V इन। जब भी आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के इक्वल हो जाए मतलब हम लोग यूनिट फॉलोअर की बात कर रहे हैं। यूनिट फॉलोअर क्यों बोलते हैं इसको, सिंपल सी बात है, अगर गेन निकालेंगे इसका तो गेन क्या होगा, गेन हमेशा आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज होता है ना। अब यहाँ पर आउटपुट किसके इक्वल आ गया है, इनपुट के, यानी कि V इन
अपॉन वी इन की बात करोगे और फाइनली गेन कितना मिलेगा 1। दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट फॉलोअर। जब भी आउटपुट इनपुट को कॉपी करे दैट ऑप एम्प इज कॉल्ड यूनिट फॉलोअर, क्योंकि गेन हमारा 1 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है ऑप एम्प बेस्ड पे। ध्यान से न्यूमेरिकल देखना पहले। न्यूमेरिकल में इन्वर्टिंग टर्मिनल पे 2 रेजिस्टेंस अटैच्ड है और V1 V2 गिवन है, हमें V1 की वैल्यू गिवन है -0.2 और V2 की वैल्यू गिवन है 0 वोल्ट, है ना। V2 कितना है 0 वोल्ट और V1 गिवन है हमें माइनस का 0.2। ठीक है, और हमें आउटपुट निकालना है, आउटपुट निकालना है हमें। और सबसे पहली बात, जो ये पिन्स पे वोल्टेज गिवन है 7 और 4, ये कौन सा पिन था 7 और ये 4, इस 9 वोल्ट का कहीं भी कैलकुलेशन में यूज नहीं होने वाला। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ आईसी को ऑन करने के लिए दिया गया। कैलकुलेशन में यहाँ वाले वोल्टेज और जो भी रेजिस्टेंस है वो यूज होंगे, या फिर यहाँ कुछ वोल्टेज होता नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे तो वो यूज होता। ठीक है, ये 9 और इस 9 का कैलकुलेशन में कुछ भी यूज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए वो वैल्यू गिवन है। नहीं भी दिया होता तब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करके, दिया हुआ है तब भी हम लोग उसको इग्नोर करके सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो ये समर एम्पलीफायर है ना। यहाँ से जो भी करंट आएगी, मान लो ये I1 आ रही है, यहाँ से I2 आ रही है, ये I1 I2 कहाँ चली जाएगी IF में, फीडबैक में, अंदर कोई करंट नहीं जाएगी, यहाँ से भी अंदर कोई करंट नहीं जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है 0 वोल्ट नॉन इन्वर्टिंग पे, तो ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट 0 वोल्ट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे, यानी इस पॉइंट पे पोटेंशियल हमें पता चल गया 0 वोल्ट। अब हम करंट निकाल सकते हैं I1 और I2, है ना, I1 और I2 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम KCL लगाएंगे कहाँ पे, ए पॉइंट पे मैं KCL लगा रहा हूँ, KCL एट पॉइंट ए। क्या लिखूंगा, I1 प्लस I2 इक्वल टू IN। मैं ऑप एम्प के क्वेश्चन में कहीं भी फॉर्मूला यूज नहीं करने वाला हूँ, यानी कि कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक्स के किसी भी टॉपिक पे फॉर्मूला यूज होता ही नहीं है, कॉन्सेप्ट यूज होता है। कॉन्सेप्ट यूज करो, आंसर लाओ। कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ से जो भी करंट आ रही है सारी करंट ऊपर जाएगी, अंदर कोई भी करंट जाएगी नहीं। ये पॉइंट पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, KCL लगा रहे हैं। तो I1 की वैल्यू अगर लिखे, I1 की वैल्यू क्या होगी, दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, यानी कि I1 के लिए क्या लिखेंगे, माइनस का 0.2 माइनस का 0 अपॉन 33 के I1 की वैल्यू होगी। I2 की वैल्यू, I2 की वैल्यू यहाँ भी 0 वोल्ट, यहाँ भी 0 वोल्ट, बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो I2 की वैल्यू क्या हो गई 0। ठीक है, 0 माइनस 0 अपॉन 10 के क्या आएगा 0, तो इस करंट की तो बात ही छोड़ दो, ये तो 0 वोल्ट 0 हो गई। ठीक है, तो ऊपर जो भी करंट जा रही है वो क्या होगी 0 माइनस का V आउट अपॉन 330 के। ठीक है, K से K कैंसिल, 33 10। अब यहाँ से आउटपुट निकालेंगे तो क्या आएगा 2 वोल्ट, है ना, -2 इज इक्वल टू माइनस का V आउट, माइनस माइनस कैंसिल, V आउट इज इक्वल टू कितनी आ रही है। ठीक है, कहीं भी मैंने फॉर्मूला यूज नहीं किया है, ना तुम्हें फॉर्मूला यूज करना है, सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करना है। पहले वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से इस पॉइंट का पोटेंशियल, देन करंट इक्वल करके वे आउट निकाल, दैट्स इट। और इसका तो कोई मतलब है नहीं, 9 वोल्ट और -9 वोल्ट कहीं भी कैलकुलेशन में यूज नहीं होने वाला। चले आगे, नेक्स्ट, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर अगेन क्या होगा, कॉन्सेप्ट से चलते हैं, छोड़ दो कौन सा एम्पलीफायर है, 0 वोल्ट, यहाँ पे पोटेंशियल 0 वोल्ट, यहाँ पर पोटेंशियल 0 वोल्ट, जो भी करंट आएगी सारी करंट कहाँ जाएगी ऊपर। तो हमारा सप्लाई वोल्टेज कितना है,
डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज फॉर द सर्किट विद अ साइनसॉइडल इनपुट ऑफ 2.5 मिलीवोल्ट। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज कितनी हो गई 0 वोल्ट। अब अगर हम आउटपुट देखें तो हम अगर करंट को इक्वल करें तो दिस करंट I1 सारी करंट कहाँ जाएगी ऊपर, I2 अंदर कोई भी करंट नहीं जाएगी। ठीक है, I1 इज इक्वल टू I2, I1 की वैल्यू क्या होगी 2.5 मिलीवोल्ट माइनस 0/4K किसके इक्वल होगी 0 माइनस वी आउट अपॉन 200K। ठीक है, K से K कैंसिल, 4 से 5 टाइम्स 20 यानी 50। ठीक है, तो वी आउट इज इक्वल टू होगा माइनस का 50 इंटू 2.5। इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आएगा माइनस का 0.125। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, ओनली विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट। आगे चले, नेक्स्ट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगेन इससे पहले हमने एक समिंग एम्पलीफायर करा था, कौन सा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, डिफरेंस एम्पलीफायर का है, सेम कॉन्सेप्ट पे हमारा ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, V1 और V2 गिवन है, कितना है ये 1 वोल्ट है, ये भी 1 वोल्ट। ठीक है, लेकिन वो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगाने के लिए हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता है, हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता है, तो हम इस पॉइंट पे ट्रांसफर ही कैसे करें। ठीक है, तो मान लेते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल x है। ठीक है, तो जो भी करंट यहाँ से आएगी वो सारी करंट इसमें जाएगी, इसमें कोई करंट जाएगी क्या, नहीं जाएगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 1 वोल्ट माइनस एक्स अपॉन 20K इज इक्वल टू x माइनस 0 अपॉन 20। यही लिखेंगे ना यहाँ पे, दिस करंट इज इक्वल टू दिस करंट, x पोटेंशियल निकालना है। एक तो मैं KCL लगा के कर रहा हूँ, अगर वन माइनस एक्स माइनस 0 अपॉन 20K अपॉन 20K। ठीक है, 20K से 20K कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू 2x, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5, यानी x पॉइंट पे पोटेंशियल मिल गया हमें कितना, x की वैल्यू कितनी होगी 0.5। ठीक है, अब यही 0.5 वोल्ट इस पॉइंट का पोटेंशियल ही तो हमें नहीं पता था, अब इस पॉइंट का पोटेंशियल पता है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल पता है कितना 0.5 वोल्ट। ठीक है, KCL लगा कर निकालो या वोल्टेज डिवीजन रूल से निकालो, एक ही बात है। और अगर किसी को ध्यान से देखोगे तो ये 20 किलो हम तो 1 वोल्ट यहाँ से दे रहे हैं, तो इक्वल पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा, तो 1 वोल्ट का आधा क्या होगा 0.1, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5। कैलकुलेट करना है कैलकुलेट कर लो, डायरेक्ट निकालना है तो डायरेक्ट निकालो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर करंट जो भी करंट आ रही है मान लो I1, ये किसके इक्वल होगी, अंदर कोई करंट जाएगी नहीं, इसमें करंट जाएगी, दैट इट विल बी I2, तो I1 इज इक्वल टू I2, I1 इज इक्वल टू I2। इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है। जब तुम इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लिया तो ऑब्वियस है इस पॉइंट का पोटेंशियल पता चल गया, और उसके बाद करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ KCL। तो I1 क्या लिखोगे 1 वोल्ट V1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू पता है हमें कितनी 0.5 अपॉन 100K इज इक्वल टू I2, IT हो गई हमारी 0.5 माइनस वी आउट अपॉन 100। ठीक है, 100K से 100K कैंसिल, से आउटपुट वोल्टेज निकालोगे तो क्या आएगा वी आउट इज इक्वल टू, ठीक है, आउटपुट पे कितना मिलेगा हमें 0 वोल्ट। आगे चले,
ये जो हमारे पास 3 ओप एम्प है, तीनों ओप एम्प को हमने कनेक्ट कर रखा है आपस में। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो एक एक ओप एम्प की आउटपुट निकालो। ठीक है, इस ओप एम्प को अलग सॉल्व करो, इस ओप एम्प को अलग सॉल्व करो और इसको अलग सॉल्व करो, यानी तीनों ओप एम्प को हम लोग अलग अलग सॉल्व करेंगे। इसके लिए मान लेते हैं इस पॉइंट पे हम आउटपुट निकाल रहे हैं, है ना, वी ए। यहाँ पर वी बी के लिए सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आउटपुट मान लिया हमने वी बी है, और यहाँ पर तो आउटपुट हमें पता ही है कितना, वी आउट के लिए सॉल्व करना। तो सबसे पहले इस ओप एम्प को देखो, इस ओप एम्प में हमें V1 कितना गिवन है, 25 मिली वोल्ट, है ना। V1 गिवन है हमें 25 मिली वोल्ट, देख लिया मैंने V1। अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, 25 मिली वोल्ट, यहाँ ट्रांसफर होकर कितना आएगा, 25 मिली वोल्ट, है ना, इस पॉइंट पे ड्यू टू दी वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। अब जो भी करंट आएगी यहाँ से सारी करंट कहाँ जाएगी, ऊपर, अंदर कोई भी करंट नहीं जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर कैसे लिखूंगा, अगेन I1 इज इक्वल टू I2, सॉल्व करो, I1 इक्वल टू I2, I1 इज इक्वल टू I2, क्या लिखूंगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर पोटेंशियल कितनी है, 25 मिली वोल्ट, तो 0 माइनस 25 मिली वोल्ट अपॉन 5K, इसको इक्वल है 25 मिली वोल्ट माइनस का VA, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें नहीं पता तो हमने VA मान रखा है, VA अपॉन 10। ठीक है, तो 2 से कर सकते हैं, K से K कैंसिल, 5 2 जा 10, माइनस का 50 मिली वोल्ट इज इक्वल टू 25 मिली वोल्ट माइनस का VA निकालेंगे तो VA इज इक्वल टू क्या आएगा, VA इक्वल टू आ रहा है हमारे पास, VA इधर ट्रांसफर करो, उधर ट्रांसफर करो तो कितना हो जाएगा 25 और 50 60 70 75 मिली वोल्ट, है ना। तो चेक कर लो, 0 माइनस 25, 5K 10K, 5 2 जा 10, 25 2 जा 50, 50 इधर जाकर 50 और 25 60 70 75, VA की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, 75 मिली। तो यहाँ पर VA की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है, 25। ठीक है, अब हम VA के लिए सॉल्व करेंगे, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, इस ओपैम्प, अब इस ओपैम्प के लिए सॉल्व करो, इस ओपैम्प पे यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, 0, यहाँ पर पोटेंशियल कितना जाएगा, 0 वोल्ट ड्यू टू दी वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। अब अगेन हम इस करंट को इक्वल करेंगे, I3 इज इक्वल टू I4, क्योंकि अंदर कोई करंट अभी भी नहीं जाएगा क्योंकि ओपैम्प कैसा है, आइडियल है। सॉल्व करें, क्या लिखेंगे, I3 इज इक्वल टू I4, I3 के लिए क्या इक्वेशन होगा, VA माइनस 0, यानी VA की वैल्यू तो हमें पता ही है कितना, 75 मिली वोल्ट माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस 5K। I4 के लिए क्या लिखोगे, 0 माइनस VB, 0 माइनस VB, क्योंकि उस पॉइंट का पोटेंशियल हमें नहीं पता है, अपॉन 5K, तो 5K से 5K कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पर VB की वैल्यू बस निगेटिव हो रही है, कितनी, माइनस का 75 मिली वोल्ट, VB निकल गया हमें, VB कितना मिला हमें, माइनस का 75 मिली वोल्ट। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल पता चल गया, तो अब हम इसके लिए सॉल्व कर सकते हैं, यानी आउटपुट वोल्टेज के लिए। तो अगेन यहाँ पर अंदर तो कोई करंट जाएगी नहीं, इस पॉइंट पे जो भी करंट जाएगी, मान लो I5 जा रही है, तो I5 इज इक्वल टू I6 करना पड़ेगा। अगेन I5 इज इक्वल टू I6, और ड्यू टू द वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट यहाँ पर पोटेंशियल 0, तो यहाँ पर पोटेंशियल 0, दिस करंट इज इक्वल टू दिस करंट। तो I5 के लिए क्या लिखोगे, माइनस का 75 मिली वोल्ट, है ना, माइनस का 75 मिली वोल्ट माइनस 0 होल डिवाइडेड बाई 5K। I6 के लिए क्या लिखोगे, 0 माइनस V आउट अपॉन 100K, 0 माइनस V आउट अपॉन
100 के, कैसे के कैंसिल, ये 20, यहाँ से आउटपुट निकालोगे तो क्या आएगा, वी आउट इज इक्वल टू, निगेटिव में आएगा आंसर या पॉजिटिव में, निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, जो भी आउटपुट आएगा वी आउट इज इक्वल टू 20 इंटू 75 मिली, 20 इंटू 75 करके देख लो, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लो यार इसमें एक बार, कैलकुलेशन तो कहीं गलती नहीं है। 5 to the 10 20, ये आंसर गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज हमारा कितना आएगा 1.5 वोल्ट, 20 इंटू 75, 20 इंटू 75 मिली वोल्ट में आ जाएगा हमारा 1.5, ठीक है। मैंने चेक कर लिया, तुम भी चेक कर लो, यहाँ पर कोई गलती नहीं है, 25 मिली वोल्ट गिवन था। पहली बात तो ये आंसर गिवन है फर्स्ट स्टेज के लिए। फर्स्ट स्टेज कौन सा है हमारा, ये वाला फर्स्ट स्टेज, यानी वीए की वैल्यू पूछ रहे हो 75, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर चाहिए, लेकिन हमने सॉल्व करा है आउटपुट वोल्टेज के लिए, तो आउटपुट वोल्टेज आएगी हमारी 1.5, ठीक है। चले आगे, कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज, अगेन सेम टाइप के क्वेश्चन है, आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है, कर लोगे, पहले इसके लिए सॉल्व करेंगे, देन इसके लिए सॉल्व करेंगे, तो ये आप लोग ट्राई करिएगा, हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑप एम्प, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑप एम्प। ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑप एम्प में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले है हमारे पास इनपुट स्टेज, जो भी हमने आईसी देखा था, ये जो आईसी है हमारे पास, इस आईसी के अंदर एक डिफरेंट ब्लॉक डायग्राम बेस पे हमने एक आउटपुट 2 से लेकर 6 तक आने में बहुत सारे बीजे मॉसफेट लगे हुए हैं। मॉसफेट एज एम्पलीफायर हम लोग काम करते हैं, तो सिंगल मॉसफेट हमें उतना आउटपुट नहीं दे पाता है जितना हमें चाहिए होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स यूज के लिए। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे मॉसफेट को एक साथ इकट्ठा करते हैं, और उसमें भी अलग अलग लेवल होता है ना, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज आपस में कनेक्टेड होते हैं, तब जाकर हमें एक डिजायर्ड अमाउंट ऑफ आउटपुट मिल पाता है। तो इस आईसी के अंदर मॉसफेट हमने क्या कर रखा है, बहुत सारे मॉसफेट आपस में कनेक्टेड हैं, जिसके हमें पिंस पता है, बस अंदर क्या कॉम्बिनेशन है, कैसे कनेक्टेड है, हमें नहीं पता, ठीक है। तो उसी को पता करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑप एम्प, यानी कि ऑप एम्प के अंदर ब्लॉक डायग्राम कैसे है। तो सबसे पहला स्टेज है हमारे पास इनपुट स्टेज, देन इंटरमीडिएट स्टेज, देन लेवल शिफ्टिंग स्टेज, और देन आउटपुट स्टेज। ये सारा किसके अंदर आता है, इसी ऑप एम्प के अंदर आता है, ठीक है। इनपुट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, लेवल शिफ्टिंग एंड आउटपुट स्टेज, ये 4 स्टेज हैं। तो अगर इनपुट स्टेज की बात करें, तो इनपुट स्टेज डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट, यानी कि 2 इनपुट पे 2 आउटपुट मिल रहा है, दैट्स वाई डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट। यहाँ पे हम लोग मॉसफेट ही यूज कर रहे हैं एज एम्पलीफायर, लेकिन उतना अमाउंट ऑफ हमें आउटपुट नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए हमने एक इंटरमीडिएट स्टेज यूज करा है, जो कि गेन को और ज्यादा इनहांस कर देता है, ठीक है। फिर लेवल शिफ्टिंग, लेवल शिफ्टिंग इसलिए क्योंकि ड्यूरिंग दिस एम्पलीफिकेशन प्रोसेस हो सकता है हमारा आउटपुट डिजायर्ड एक रेफरेंस पॉइंट ऑफ वैल्यू से ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाए, तो उसको वापस से रेफरेंस लेवल तक लाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लेवल शिफ्टर यूज करते हैं। आउटपुट स्टेज में हम लोग एक स्पेशल एम्पलीफायर यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड पुश एम्पलीफायर एंड पुल एम्पलीफायर। और आउटपुट स्टेज का काम सिर्फ यही होता है कि हम आउटपुट इम्पिडेंस जितना भी कम रख सकते हैं, आइडियल केस में 0, और प्रैक्टिकल केस में जितना आउटपुट इम्पिडेंस कम होगा उतना हमारा एम्पलीफायर अच्छा होगा, ठीक है।
एट द सेम टाइम इनपुट स्टेज का भी वही काम है कि गेन तो दे, लेकिन साथ साथ इनपुट इम्पिडेंस जितना हाई रख सके उतना हाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये था ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑप एम्प, इसमें सारी थ्योरी लिखी हुई है, पढ़ लेना। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेटर सर्किट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंटीग्रेटर सर्किट। इंटीग्रेटर सर्किट जब भी कैपेसिटेंस फीडबैक रेजिस्टेंस में लगा हो, तो हमें फीडबैक वाले पार्ट में लगा हो तो हम बोलेंगे कि वो कौन सा हमारा इंटीग्रेटर सर्किट है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 0, क्योंकि ये ग्राउंडेड है। यहाँ का पोटेंशियल ट्रांसफर होकर ए पॉइंट पे कितना जाएगा, 0। ठीक है, तो अगेन इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यानी हम लिख सकते हैं I1 किसके इक्वल होगा, जो कैपेसिटेंस में करंट जा रही है, जो रेजिस्टेंस R1 में करंट जा रही है और जो कैपेसिटेंस में करंट जा रही है, सेम लिख दिया, I1 इज इक्वल टू IC। तो I1 वाला करंट लिखने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। हम इजिली I1 का करंट लिख सकते हैं, कितना, इनपुट V इन माइनस 0 अपॉन R, लिख दिया। अब कैपेसिटर में कितना करंट जा रही है वो कैसे लिखेंगे हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है यहाँ पर कि IC की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, C इंटू V, और Q को अगर डिफ्रेंशिएट कर दे टाइम के रिस्पेक्ट में तो dQ अपॉन dt हमें क्या देता है, C तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब वोल्टेज हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है ना। जब भी हम लोग इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर की बात करेंगे तो उस टाइम पे जो भी इनपुट होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। अगर ऐसा कोई इनपुट हमने ले लिया डीसी इनपुट जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ही नहीं हो रहा है, उसका क्या इंटीग्रेशन करोगे, है ना। तो टाइम के रिस्पेक्ट में इनपुट का चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो VT हमारा यहाँ पर V कैसा है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं dV इन अपॉन dt, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, IC के। समझ में आई बात। यहाँ से IC के इक्वल क्या लिखेंगे, IC में ये मत लिख देना कि 0 माइनस वी आउट अपॉन C, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखोगे, दिस वन C इंटू D। अब जो यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस है dV इन, ये कितना है, 0 माइनस वी आउट ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 0 माइनस वी आउट। जो कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज है क्या है, 0 माइनस वी आउट। कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज की बात हो रही है तो कैपेसिटेंस के अक्रॉस वाला वोल्टेज लेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। कौन, यहाँ से माइनस साइन अगर बाहर ले ले तो क्या लिखेंगे, V इन अपॉन R1 इक्वल टू माइनस का C वी आउट अपॉन। यहाँ से हमें निकालना क्या है, ऑब्वियस है, ऑप एम्प पे हम लोग आउटपुट के लिए सॉल्व करते हैं तो आउटपुट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आउटपुट निकालेंगे। तो वी आउट इज इक्वल टू क्या होगा, वी आउट 1 अपॉन R1C V इन, यही लिखेंगे। ये तो हो गया स्मॉल वोल्टेज के लिए। अगर पूरा वोल्टेज निकालना है तो दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन R1C इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट विद रिस्पेक्ट टू, है ना। तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, इस तरीके से लिखेंगे 1 अपॉन R1C इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जब भी इंटीग्रेटेड सर्किट एग्जाम में आएगा तो ये तो डेरिवेशन करोगे, इसके साथ साथ वेवफॉर्म बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेवफॉर्म इसका कैसा बनेगा। ठीक है, वेवफॉर्म बनाना नहीं इंपॉर्टेंट है। अगर वेवफॉर्म की बात करें, इंटीग्रेटर सर्किट क्या करता है, स्क्वायर वेव को इंटीग्रेट करके ट्रायंगुलर वेव में कन्वर्ट करेगा, है ना, और ट्रायंगुलर को पैराबोलिक। तो हमारे पास अगर स्क्वायर वेव है, ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर वेव है, तो स्क्वायर वेव इंटीग्रेट होके ये हमारे पास इनपुट वेवफॉर्म था। आउटपुट वेवफॉर्म क्या होगा, आउटपुट वेवफॉर्म की अगर बात करें तो आउटपुट वेवफॉर्म कैसा होगा। पहली बात तो ये आगे एक निगेटिव साइन आ रहा है,
इस नेगेटिव साइन से जो भी इंटीग्रेशन होगा वो इन्वर्टेड होगा, ठीक है। जो भी इंटीग्रेशन होगा कैसा होगा, इन्वर्टेड फॉर्म में होगा। तो ऊपर से ना स्टार्ट होकर वेवफॉर्म कहाँ से स्टार्ट होगी, नीचे से। समझ में आ रही बात, कहाँ से स्टार्ट होगी, नीचे से। से स्टार्ट होगी, इस तरीके से हमारा ट्रायंगुलर वेवफॉर्म बने, ठीक है। ये हो गई हमारी। तो पीक वोल्टेज कहाँ दिखाओगे, जहाँ पे हमारा ये प्लस से माइनस आ रहा है और माइनस से प्लस जा रहा है, टाइम पे हम पीक वोल्टेज दिखाएंगे, ठीक है। वहाँ पे हम मैक्सिमम दिखाएंगे, और जहाँ पे हमें प्लस से माइनस जा रहे हैं वहाँ पे हम लोग मिनिमम दिखाएंगे, लेकिन जस्ट इन्वर्टेड वे में करना है। तो ये हो गया हमारा वेवफॉर्म ऑफ इंटीग्रेटर। इस बात का ध्यान रखना है कि इंटीग्रेटर वेवफॉर्म नीचे से बनना स्टार्ट होगा। बच्चे क्या करते हैं, ऊपर से बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि माइनस साइन आ रहा है, तो माइनस साइन के कारण इंटीग्रेशन जो भी होगा वो नीचे से स्टार्ट होगा, इन्वर्टेड होगा। समझ में आ रही है बात, आगे चले। नेक्स्ट हमारे पास डिफ्रेंशिएटर। जब भी किसी भी सर्किट में डिफ्रेंशिएटर, मतलब जब सबसे पहले कैपेसिटेंस मिले तो हम क्या कहेंगे, वो डिफ्रेंशिएटर सर्किट। सबसे पहले कैपेसिटेंस मतलब डिफ्रेंशिएटर सर्किट। यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट, 0 वोल्ट ट्रांसफर होकर ऊपर चला जाएगा कितना, 0 वोल्ट। अगेन दिस करंट इज इक्वल टू दिस करंट, है ना, ये लिखेंगे आईसी करंट इज इक्वल टू फीडबैक करंट, आईसी इज इक्वल टू आईएफ। और अगेन जब भी डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर की बात होगी तो इनपुट हमारा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा। तो ये वाला करंट तो हम लोग इजीली लिख देंगे कितना, 0 माइनस बी आउट अपॉन। इसको लिखने के लिए अगेन वही कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, सी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, क्यू इज इक्वल टू, सॉरी, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, है ना, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी। यहाँ से रेट ऑफ चेंज निकालोगे तो क्या होएगा, आई सी इज इक्वल टू ई ई पी अपॉन, का यूज करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वोल्टेज डिफरेंस अब क्या होगा, इनपुट माइनस 0 ना। अब जो डी लिखोगे वो क्या लिखोगे, डी डी इन माइनस 0 फॉर, ठीक है, और सी आगे बाहर कांस्टेंट में रहेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, वी आउट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर एफ कैपेसिटेंस डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। डिफरेंशिएशन हो रहा है आउटपुट का, इनपुट का डिफरेंशिएशन हो रहा है, वही हमें आउटपुट मिल रहा है और माइनस साइन भी मिल रहा है। यानी कि अब इसका एक वेव फॉर्म बनेगा, ट्रायंगुलर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, स्क्वायर। तो इसमें भी ट्रायंगुलर का डिफरेंशिएशन जब स्क्वायर दिखाओगे तो इन्वर्टेड इमेज, यानी कि नेगेटिव साइन से क्या चल रहा है कि इंटीग्रेशन होगा तो, लेकिन इन्वर्टेड होगा, ठीक है। वेव फॉर्म बनाए, वेव फॉर्म हमारे पास एक ट्रायंगुलर वेव है, ठीक है। ये हमारे पास इनपुट वेव फॉर्म है टाइम के रिस्पेक्ट में, आउटपुट वेव फॉर्म क्या चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा, जो भी ग्राफ बनेगा हमारा नीचे से बनना स्टार्ट होगा और ऐसे आगे बनता हुआ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हो गया हमारा आउटपुट। रेक्टेंगुलर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्क्वायर। और नीचे से इसलिए कर रहा है क्योंकि बाहर एक माइनस साइन है, तो इस माइनस साइन के कारण ट्रायंगुलर वेव का इंटीग्रेशन इन्वर्टेड स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट आ गए हम लोग कॉम्परेटर पे। कॉम्परेटर यानी कि लास्ट टॉपिक है,
आज का कॉम्परेटर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर और कॉम्परेटर, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन तो रहता ही है। इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर साथ में भी आ जाता है, ठीक है। तो कॉम्परेटर हम क्या यूज़ करते हैं, कॉम्परेटर नाम से ही पता चल रहा है हम कंपेयर करने के लिए यूज़ करेंगे। तो कंपेयर किससे करेंगे, जब भी हम कोई चीज़ कंपेयर करते हैं तो किसी ना किसी रेफरेंस पॉइंट से करते हैं। तो यहाँ पर हम वोल्टेज कंपेयर करने वाले हैं किसी एक रेफरेंस वोल्टेज के साथ, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्परेटर, ठीक है। और कॉम्परेटर में दो टाइप्स के कॉम्परेटर होंगे, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। जब हम लोग इनपुट देंगे इन्वर्टिंग टर्मिनल पे और रेफरेंस वोल्टेज हमारा नॉन इन्वर्टिंग पे रहेगा तो हम कहेंगे इन्वर्टिंग कॉम्परेटर। जब हम लोग इनपुट देंगे नॉन इन्वर्टिंग पे और रेफरेंस वोल्टेज होगा इन्वर्टिंग टर्मिनल पे तो उसको बोलेंगे हम लोग नॉन इन्वर्टिंग। सबसे पहले इन्वर्टिंग कॉम्परेटर की बात कर लें, ठीक है। इन्वर्टिंग कॉम्परेटर डायग्राम बना लेते हैं पहले। इन्वर्टिंग कॉम्परेटर की अगर बात करें तो इन्वर्टिंग मतलब हम लोग इनपुट कहाँ पे देने वाले हैं, इन्वर्टिंग पिन पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। रेफरेंस वोल्टेज हम लोग कहाँ ले रहे हैं, रेफरेंस वोल्टेज कहाँ ले रहे हैं हम लोग, नॉन इन्वर्टिंग। जहाँ इनपुट देंगे दैट विल डिसाइड कि इन्वर्टिंग कॉम्परेटर या नॉन इन्वर्टिंग। इनपुट कहाँ दे रहे हैं, इन्वर्टिंग पिन पे, तो ये कैसा कॉम्परेटर हो गया, इन्वर्टिंग कॉम्परेटर, ठीक है। अब कॉम्परेटर में हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। और सबसे पहली बात, किसी भी ऑप एम्प की जो आउटपुट होती है ना, आउटपुट, वो ये जो पिन देते हैं ना हम लोग 7 और 4, इनसे जो डिवाइस को ऑन करने के लिए काम आ रही है उससे ज़्यादा आउटपुट कभी एक्सीड नहीं कर। मैक्सिमम आउटपुट प्लस वीसेट जा सकता है, प्लस वीसीसी बोलो या प्लस वीसेट बोलो, एक ही बात। नाम में क्या रखा है हमने, नाम प्लस वीसेट रखा है। जब कॉम्परेटर पढ़ते हैं तो प्लस वीसेट कर देते हैं, इससे पहले तक प्लस वीसीसी, ठीक है। बस और कोई डिफरेंस नहीं है, सेम वैल्यूज बाई सेम। 7 और 4 पिन की बात हो रही है तो कोई भी आउटपुट यहाँ पर 7 और 4 से ज़्यादा नहीं एक्सीड कर सकता। ये ओपैम्प की कैरेक्टरिस्टिक बोल लो, स्पेसिफिकेशन बोल लो, दिमाग में बिठा लो कि किसी भी आउटपुट में हमें यहाँ से जो भी इनपुट देंगे उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता है प्रैक्टिकली, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव में जो भी आएगी आउटपुट मैक्सिमम कितनी आएगी, प्लस वीसेट, और निगेटिव में आएगी तो माइनस वीसेट आएगी, इससे ज़्यादा आउटपुट नहीं आएगी। तो किसी भी ओपैम्प का आउटपुट हम लोग क्या लिखते हैं, वी आउट इज इक्वल टू गेन इंटू वोल्टेज डिफरेंस, ठीक है। इस पिन को मैं V2 मान के चल रहा हूँ, इस पिन को V1 मान के चल रहा हूँ। मेरे लिए ऑप एम्प का नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हमेशा V2 रहेगा और इन्वर्टिंग टर्मिनल V1 रहेगा, ठीक है। ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। तुम चाहो तो V2 ऊपर लिख लो, तुम चाहो तो V1 नीचे लिख लो, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हाँ, डायग्राम जो कैरेक्टरिस्टिक है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक और इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जरूर चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दी जो भी तुम मान। तो इससे बेटर है जो मैं बता रहा हूँ, प्लस टर्मिनल को V2 मानो, माइनस टर्मिनल को V1 मानो, ठीक है। मैं भी यही मानूंगा, तुम भी यही मानो, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, गेन इनटू वोल्टेज डिफरेंस। वोल्टेज डिफरेंस मेरे लिए भी हमेशा V2 माइनस V1, ठीक है। तुम्हें मानना है V1 माइनस V2 मान सकते हो, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो, कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन ग्राफ बिल्कुल चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द एजप्शन। इसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ बनेगा जरूरी नहीं है कि जो तुमने माना है वो और दोनों ग्राफ मैच, ठीक है। अब V2 पे हमने क्या कनेक्ट करा है, V2 पे हमने क्या कनेक्ट कर रखा है, V2 पे हमारा रेफरेंस वोल्टेज और V1 पे इनपुट वोल्टेज। अब यहीं पे हम कंपेयर करेंगे, दो केस होगा। पहला केस जब इनपुट वोल्टेज लेस देन रेफरेंस वोल्टेज हो, इस केस में इनपुट वोल्टेज लेस देन रेफरेंस वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज लेस देन रेफरेंस वोल्टेज है तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव में मैक्सिमम आउटपुट कितना आ सकता है, प्लस वीसेट, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था कि पॉजिटिव आएगा। ये तो हमें पता चल रहा है क्योंकि इनपुट वोल्टेज लेस है रेफरेंस वोल्टेज से। और मैक्सिमम कितना जा सकता है जो आईसी को ऑन करने के लिए चाहिए, प्लस वीसेट और माइनस वीसेट। सेकेंड केस,
जब इनपुट वोल्टेज हमारा ग्रेटर देन रेफरेंस वोल्टेज हो, जब इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन रेफरेंस वोल्टेज होगा तो आउटपुट कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, है ना, दिख रहा है इनपुट ग्रेटर है तो आउटपुट निगेटिव आएगा। आउटपुट मैक्सिमम निगेटिव कितना हो सकता है, -V से, ठीक है, ये कंडीशन पता चल गया हमें। अब इसी पे बेस्ड हम लोग दो डायग्राम बनाएंगे, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। तो पहले तो इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं, ठीक है, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। इनपुट हमने साइन वेव दी है, मान लेते हैं साइन वेव दी है, ठीक है, मान लेते हैं हमने इनपुट कैसा दिया है, साइन वेव दिया, साइन वेव, ठीक है। रेफरेंस वोल्टेज हमने पॉजिटिव रख रखा है, रेफरेंस वोल्टेज की वैल्यू बाय डिफॉल्ट मैं मान के चल रहा हूँ कि रेफरेंस वोल्टेज कैसा है, पॉजिटिव है। और रेफरेंस वोल्टेज ये हमारा इनपुट है और रेफरेंस वोल्टेज कहीं इस पॉइंट पे हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज वी रेफरेंस, ठीक है। अब हम आउटपुट के लिए सॉल्व करेंगे, आउटपुट वेवफॉर्म कैसा होगा, कैसा होना चाहिए आउटपुट वेव, आउटपुट वेवफॉर्म कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले जो रेफरेंस वोल्टेज है जहाँ जहाँ वो कट कर रहा है वहाँ से तो एक लाइन खींच लो जिससे हमें अंदाज़ा मिले कि हमें कहाँ पे चेंज करना है, ठीक है, इस तरीके से हम एक डॉटेड लाइन खींच लेंगे। अब हम बात करेंगे लेस देन रेफरेंस वोल्टेज और ग्रेटर देन रेफरेंस वोल्टेज। लेस देन रेफरेंस वोल्टेज यानी कि इस पार्ट की बात हो रही है, लेस देन रेफरेंस वोल्टेज, और इस पार्ट पे आउटपुट कितना होनी चाहिए, +V सेट। तो हम +V सेट पे आउटपुट लेंगे, कितना, +V सेट, ठीक है, V आउट, ठीक है। और जैसे ही ग्रेटर देन रेफरेंस वोल्टेज जा रहे हैं, मतलब इस पॉइंट की बात हो रही है, और उस पॉइंट पे हमारा आउटपुट कहाँ शिफ्ट हो जा रहा है, माइनस में, यानी कि -V सेट, कहाँ शिफ्ट हो रहा है, -V सेट, ठीक है। अगेन इस पार्ट के लिए आउटपुट हमारा +V सेट आएगा, अब बहुत थोड़े टाइम के लिए आएगा क्योंकि साइकिल चेंज हो रही है ना, यहाँ तक कि हम इस पॉइंट तक की बात करेंगे, है ना। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा, समझ में आ रही है बात। आगे डिफरेंट साइकिल के लिए ग्राफ बनाना हो तो डिफरेंट साइकिल के लिए ग्राफ बना लेंगे, तो ग्राफ हमारा ऐसे स्टार्ट होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म, समझ में आई बात। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, किसकी बात करेंगे, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांसफर का मतलब होता है इनपुट आउटपुट रिलेशन, जहां भी वर्ड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक आएगा मतलब आउटपुट और इनपुट वोल्टेज की बात होगी, ठीक है, या फिर आउटपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज। ट्रांसफर मतलब आउटपुट और इनपुट रिलेटेड कैसे हैं उसकी बात हो रही है, जहां भी ट्रांसफर हो जाए। तो हम लोग ग्राफ बनाते हैं इनपुट वोल्टेज वर्सेज आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, इनके बीच में ग्राफ होगा और हमने मान लिया है कि यहाँ पर हमारा रेफरेंस वोल्टेज एग्जिस्ट करता है, वी रेफरेंस। अब लेस देन रेफरेंस वोल्टेज और ग्रेटर देन रेफरेंस वोल्टेज की बात होगी, तो सबसे पहले लेस देन रेफरेंस वोल्टेज। लेस देन रेफरेंस वोल्टेज के लिए जाओगे किधर, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हो तो उस टाइम पे आउटपुट कितना हो रही है, प्लस में जा रहे हैं लेफ्ट साइड, तो आउटपुट कितना है हमारा, +V सेट। तो लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं, +V सेट कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड जाते हुए दिखनी चाहिए, है ना, जा रहे हैं किधर, लेफ्ट हैंड साइड, आउटपुट कितनी होनी चाहिए, +V सेट, ठीक है। अब जाएंगे ग्रेटर देन रेफरेंस वोल्टेज के लिए राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जाते समय आउटपुट कितनी होनी चाहिए, -V सेट। तो हमारा ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, इसको कहते हैं हम लोग ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉम्पोनेंट, क्लियर है। अब यही ग्राफ बिल्कुल चेंज हो जाएगा अगर तुम डिफरेंस को V1 - V2 करते हो, या फिर तुम्हारे लिए V2 ऊपर है और V1 नीचे है। तो इट्स ऑल अबाउट एजम्पशन कि तुम क्या मान के चल रहे हो, ठीक है।
कुछ भी मानो, नाम में क्या रखा है, मेरे लिए V1 नीचे है, तुम्हारे लिए V2 ऊपर हो सकता है, लेकिन ये जो एजम्पशन करोगे यहाँ पर वो चेंज नहीं होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ सेटिस्फाई होना चाहिए, तो आंसर हमारा सही है। अगर इसके अकॉर्डिंग ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है मतलब हमने गलत करा। ठीक है, तो ये था हमारा इन्वर्टिंग कॉम्परेटर, क्योंकि हमने इनपुट कहाँ दिया था, इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है, नेक्स्ट नॉन इन्वर्टिंग कॉम्परेटर। नॉन इन्वर्टिंग कॉम्परेटर के लिए फिर से एक ग्राफ बनाएंगे हम लोग। कॉम्परेटर बना लो, माइनस प्लस प्लस भी सेट माइनस भी सेट, यहाँ से लेंगे हम लोग आउटपुट। ठीक है, अब हम लोग रेफरेंस वोल्टेज कहाँ लगाएंगे, रेफरेंस वोल्टेज हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगा दिया है, और इनपुट कहाँ पे दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं हम लोग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है, इनपुट कहाँ दे रहे हैं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। अगेन किसी भी ऑप एम्प की आउटपुट क्या होती है, वी आउट इज इक्वल टू गेन इंटू वोल्टेज डिफरेंस, और मेरे लिए अभी भी V2 ये है, V1 ये है। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा, वी आउट इज इक्वल टू गेन इंटू V2 माइनस V1, यही लिखूंगा। V2 पे कौन सी वोल्टेज है इस बार, V2 पे इस बार है इनपुट वोल्टेज, तो ये हो गया V इन, और V1 पे कौन सी वोल्टेज है, रेफरेंस वोल्टेज, तो ये हो गया रेफरेंस वोल्टेज। ठीक है, अब अगेन वहीं पे दो केस, पहला जब इनपुट हमारा लेस देन रेफरेंस वोल्टेज हो। ठीक है, तो लेस देन रेफरेंस वोल्टेज जब इनपुट होगा तो आउटपुट कैसा आएगा, नेगेटिव। दिख रहा है साफ साफ, इनपुट अगर लेस है रेफरेंस वोल्टेज से तो आउटपुट निगेटिव आएगा, और आउटपुट मैक्सिमम निगेटिव कितना जा सकता है, माइनस ऑफ V सेट, है ना। सेकेंड केस, जब इनपुट हमारा ग्रेटर देन रेफरेंस वोल्टेज होगा, और ग्रेटर देन रेफरेंस वोल्टेज पे इनपुट जैसे ग्रेटर होगा आउटपुट हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और मैक्सिमम पॉजिटिव कहाँ तक जाएगी, प्लस के V सेट। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड हम लोग दो डायग्राम बनाएंगे, इनपुट आउटपुट और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात कर लें, अगेन इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में हम कौन सी वोल्टेज लेंगे, साइन वेव। ठीक है, तो हमारा साइन वेव कुछ ऐसा है। ठीक है, आगे दूसरी साइकिल भी बना सकते हो, लेकिन हमें तो बेसिकली पता होना चाहिए, एक साइकिल का ग्राफ पता चल गया तो दूसरी साइकिल ऑटोमेटिक बना लेंगे। ठीक है, रेफरेंस वोल्टेज अभी भी हम पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है, वी रेफरेंस। अब जो भी आउटपुट बनेगा हमारा विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस वोल्टेज चेक करेंगे कि ग्रेटर देन और लेस देन। ठीक है, तो लेस देन रेफरेंस वोल्टेज यानी इस वाले पार्ट के लिए बात होगी, इस वाले पार्ट के लिए एक पहले तो जहाँ जहाँ रेफरेंस वोल्टेज कट कर रहा हूँ हम लोग एक डॉटेड लाइन, जहाँ साइकिल बन इंड हो रही है वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पर साइकिल इंड हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं इन दोनों पार्ट के लिए जब रेफरेंस वोल्टेज से कम की बात हो रही है। रेफरेंस वोल्टेज से कम की बात हो रही है तो उस टाइम पे हमें आउटपुट कहाँ मिल रहा है, माइनस में, यानी निगेटिव में मिलेगा। निगेटिव में मिलेगा, और कितना मिल रहा है, माइनस ऑफ V सेट। जैसे ही हम क्रॉस करते हैं रेफरेंस वोल्टेज को, ग्रेटर देन रेफरेंस वोल्टेज, हमारा आउटपुट कहाँ शिफ्ट हो जा रहा है, प्लस का V सेट। कितना है यहाँ पे, प्लस का V सेट। अगेन यहाँ पे आउटपुट नीचे जाएगा, तो इस तरीके से हमारा ग्राफ आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉम्परेटर। अब हम किसकी बात करेंगे, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ट्रांसफर मतलब इनपुट आउटपुट का रिलेशन, यानी आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज की ग्राफ। तो ग्राफ बनाते हैं, तो इनपुट वोल्टेज और
ये हो गई हमारी। अभी भी हमारे लिए रेफरेंस वोल्टेज पॉजिटिव में ही मान के रखा है, लेकिन बाय डिफॉल्ट रेफरेंस वोल्टेज की वैल्यू अगर पॉजिटिव नेगेटिव होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ एडजस्ट तो कर ही सकते हैं। ये है हमारी रेफरेंस वोल्टेज। ग्रेटर देन रेफरेंस वोल्टेज और लेस देन रेफरेंस वोल्टेज की बात होगी, तो सबसे पहले लेस देन रेफरेंस वोल्टेज की बात कर लेते हैं। लेस देन के लिए हम किधर जाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं तो आउटपुट उस टाइम पे क्या है? नेगेटिव है, यानी कि रेफरेंस वोल्टेज से कम पे जा रहे हैं तो आउटपुट क्या है? माइनस ऑफ रीसेट है। जा रहे हैं निगेटिव तो निगेटिव में आउटपुट मिल रहा है, लेस देन जा रहे हैं निगेटिव में आउटपुट ले रहा है, इसलिए ग्राफ नीचे बनाएंगे। जब हम ग्रेटर देन रेफरेंस वोल्टेज जाएंगे तो जाएंगे राइट हैंड साइड, आउटपुट पॉजिटिव मिल रहा है तो कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा। यहाँ पर कितना मिल रहा है? प्लस का। ठीक है, तो ये हो गई ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन इन्वर्टिंग कॉम्परेटर। तो कॉम्परेटर में कुछ नहीं है, बस सब नाम का है। V2 किसको मान रहे हो, V1 किसको मान रहे हो, किसी को भी मानो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस V1 और V रेफरेंस जहाँ पे भी कनेक्ट कर रहे हो तो ये एजम्पशन सही होना चाहिए कि लेस देन रेफरेंस वोल्टेज पे आउटपुट निगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम निगेटिव वीसेट होगा माइनस वीसेट, और पॉजिटिव आ रहा है तो मैक्सिमम पॉजिटिव प्लस वीसेट होगा। अगर ये दोनों पॉइंट सही है तो ये दोनों ग्राफ तुम ऑब्वियस है सही बनाओगे। लेस देन रेफरेंस वोल्टेज के लिए माइनस वीसेट, ग्रेटर देन के लिए प्लस वीसेट, ग्राफ ऐसे शिफ्ट। रेफरेंस वोल्टेज जिधर जा रहे हैं उधर जाने पे हमें आउटपुट कैसा मिल रहा है? निगेटिव, तो नीचे से बनाएंगे। इधर जा रहे हैं तो आउटपुट हमें कैसा मिल रहा है? पॉजिटिव, तो ऊपर से बनाएंगे। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।